हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। आज हम सेकंड करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको याद है मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जस्ट लास्ट लेक्चर में। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस थी उससे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनते हैं, और जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको मैंने 9 बताए थे, ठीक है ना, उससे बनते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये भी एक तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही होते हैं। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं, हमारे लिए गाइडलाइंस बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि भैया अकाउंटिंग किस तरीके से आपको करनी है, और आपके जो अकाउंटिंग का आउटपुट है यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है, उनके क्या फॉर्मेट्स होने वाले हैं, उनका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए ताकि हमारी अकाउंटिंग एंड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, या ट्रू एंड फेयर व्यू हमें दे किसका? बिजनेस का। कि भैया बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आ रही है, उसके जो प्रॉफिट्स एंड लॉस निकल के आ रहे हैं वो एकदम सही है, ट्रू एंड फेयर है, उसमें किसी प्रकार की कोई एरर, मिस्टेक, फ्रॉड या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, आपका मतलब यहां पर सारे के सारे बिजनेसेस से हैं, सारी की सारी कंपनी से हैं, अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो फिर उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, उसकी जो अकाउंटिंग होगी वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगी। ओके, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों देखने को मिल सकते हैं। आप बस ध्यान से एक जगह बैठ के शांति से मेरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा भैया, वापस केवल रिवीजन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखो भैया, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर आपने बोला, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए साथ साथ में, मेरा मकसद ये है। तो इसमें फर्स्ट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे इंडिया के अंदर अप्लाई होते हैं, तो आप उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप शॉर्ट में एएस लिख सकते हैं। तो एक इंडियन एएस और एक इंटरनेशनल एएस, तो दो चीजें जब हम कंपेयर करेंगे ना तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे आपके। ओके जी, ठीक। इंडिया की बात करूं या पहले इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, तो इंटरनेशनल लेवल पर भैया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो सबसे पहले निकल के आए हमारे सामने आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भैया फुल फॉर्म क्या है इसकी? देखो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये क्या है? इंटरनेशनल। मैं चाहता ना तो आपको एक पीडीएफ खोल के पढ़ा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं आपको याद हो जाए, तो ध्यान से सुनना बिना स्किप किए हुए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये है आईएएस। तो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए थे, और किसने बनाए ये आईएएस? उसका नाम लिख देता हूं मैं। इसको बनाया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने। आई मतलब इंटरनेशनल, ए मतलब अकाउंटिंग, एस मतलब स्टैंडर्ड, सी मतलब कमिटी। तो एस जो बीच में, इसका मतलब क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल। सी तो याद करना जिसका मतलब है कमिटी, तो बीच में लिखो एएस। आप इसको इस तरीके से लिखोगे आपको याद हो जाएगा। देखो मैं बीच में पहले ले रख रहा हूं एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई मतलब इंटरनेशनल, और सी मतलब कमिटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो थी उसने बनाए क्या? आईएएस। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई मतलब इंटरनेशनल। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने बनाए। ठीक है, तो आईएएस किसने बनाए, किसने इशू किए? आईएएससी। ओके जी। और ये एप्लीकेबल हुए इंटरनेशनल लेवल पर, जितनी भी कंपनीज थी जो इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करती थी उनको आईएएस जो है उसके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करनी थी और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे। फिर इंडिया ने बोला भैया ये सब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर सारी की सारी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे इंडिया में क्या किया गया? सबसे पहले बनाए गए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसका नाम दिया गया एएस। क्या नाम दिया गया? एएस। ठीक है, क्या नाम दिया गया?
IAS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वहां अगर मैं आई लिखूंगा तो एक जैसा हो जाएगा, IAS IAS, बट वहां आई का मतलब इंटरनेशनल है, यहाँ आई का मतलब इंडियन हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ AS ही लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अच्छा सर, वहां पर तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए, किसने इशू किए? तो भैया इशू किए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वैसे इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने वाली 3 एजेंसी या 3 कमिटी या 3 आप बोल सकते हैं संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर ICAI आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये वही इंस्टीट्यूट है जो CA का कोर्स भी करवाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स में एक CA का कोर्स होता है ना, वो यही करवाता है। तो यही इसी ICAI जो है ये इशू कर सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना सकता है, फॉर्मुलेट कर सकता है, इशू कर सकता है। उसके बाद में आता है नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जो नफरा है वो भी ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है बना सकती है, इशू कर सकती है। उसके बाद में आता रहा मैं MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, केंद्रीय सरकार के बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय है ना, राजनाथ सिंह जिसके मिनिस्टर हैं, है ना, और उसके बाद में ऐसे होम मिनिस्ट्री है, उसके हमारे अमित शाह जो है वो है। तो ऐसे कैसे एक होता है हमारा MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, तो वो भी इशू कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक नाम अगर ये याद रखोगे ना, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो भी सही रहेगा। तो ICAI जो है उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए, और आई थिंक अभी ये 29+ है, 29 स्टैंडर्ड्स कुछ है। ओके, तो बढ़िया चल रहा था मामला। इंटरनेशनल लेवल पर IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, अब मैं धीरे धीरे जो अंदर जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज फॉलो करने लग गई। जो नेशनल लेवल की कंपनीज थी वो आपके AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने लग गई। लेकिन धीरे धीरे 2000 एक्चुअल में 1990 के बाद में जब टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर्स वगैरह आए और फिर इंटरनेट आया, फिर स्पीड्स आई, तो सारी कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। यानी कि पूरी जो दुनिया है 2000 के आसपास में, पूरी जो दुनिया है वो एक तरह के गांव की तरह, विलेज की तरह हो गई, जो आपस में सेल परचेज कर रहे हैं। इतना आसान हो गया, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, सेल करना, परचेज करना, है ना, बहुत इजी हो गया। आप देख ही रहे हो ना, किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट आज के समय आप मंगा सकते हो और बेच भी सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कनेक्टिविटी, माल बेचना खरीदना, यानी कि जो मार्केट जो था वो नेशनल लेवल पर ना रह के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। डिजिटल एज की वजह से, जो डिजिटलाइजेशन हुआ उसकी वजह से पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया बिजनेसेस का। ओके जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट भी तो इधर उधर होने लग गए। एक USA के बैठा, यूरोप के अंदर बैठा कोई व्यक्ति जो है इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, और यहां इंडियंस कोई हो सकता है बाहर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दे। अब USA के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए आप प्रॉब्लम सुनना क्या आई इन दोनों के अंदर। जो USA के अंदर एक व्यक्ति बैठा है वो इन्वेस्टर है, और वो क्या करता है, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि उनकी जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है उनको पढ़ता है, और उसके बाद तय करता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो वो उसको जो नॉलेज है वो किसका है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, और उसको पता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए गए हैं, और सारी वहां की कंपनी इस स्टैंडर्ड्स, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वहां के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाती है। अब अगर उसको कोई इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इंडियन कंपनी की जब वो अकाउंटिंग रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट उठा के देखेगा, तो वो तो इस हिसाब से बनी हुई नहीं है, वो तो बनी हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया के अंदर है उस हिसाब से। तो वो इस रिपोर्ट को अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा। और ऐसा केवल US और इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज, 160 कंट्रीज जो आपस में बिजनेसेस करती है, उन सब में होने लग गया। किसी कंपनी, किसी कंट्री के अंदर कोई और स्टैंडर्ड्स है, किसी कंट्री में कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, मतलब हर कंट्री के अंदर अकाउंटिंग करने के जो रूल्स रेगुलेशंस, जो प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स है वो सब अलग है। तो दूसरी कंट्री का व्यक्ति उस कंट्री की कंपनी के स्टेटमेंट्स को सही से समझ ही नहीं सकता, तो वहां इन्वेस्ट कैसे करेगा? उसको कैसे पता लगेगा ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसकी ग्रोथ क्या है? अगर समझना चाहे भी तो उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये महसूस किया गया इंटरनेशनल लेवल पर कि भैया ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दो जो सारी पूरी दुनिया के अंदर सभी लोग उसको ही यूज करें।
हर कंट्री उसको ही यूज करे, चाहे वो यूरोप की कंट्री हो, चाहे साउथ हो, चाहे आपका जो गल्फ कंट्रीज हो, है ना, एशिया हो, सब लोग, पूरी कंट्रीज 160 प्लस कंट्रीज जो इंडिया पूरी दुनिया के अंदर, वो सब उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आराम से पढ़ सके और डिसीजन ले सके कि भाई वहां इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो, जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या इकोनॉमी जो वैल्यूएशन है, रिसर्चर जो है उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था कि अकाउंटिंग के अंदर जो रिपोर्ट्स होती है उसके बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो उसको पढ़ते हैं और डिसीजन लेते हैं। ओके जी, ठीक, समझ में आ गया। तो सर अब क्या किया गया, तो ये किया गया इंटरनेशनल लेवल पर, यहां पर लाए गए एक स्टैंडर्ड जिनका नाम है IFRS, नाम याद रखना, IFRS। इससे रिलेटेड अभी रिसेंट में एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये इसकी फुल फॉर्म। एग्जाम में एमसीक्यू में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। कब लाए गए, ये 2001 के आसपास लाए गए, 2001 से स्टार्ट हो गया था, 2004-5 से एप्लीकेबल होने स्टार्ट हो गए। क्या है, आई मतलब इंटरनेशनल, एफ मतलब फाइनेंशियल, आर मतलब रिपोर्टिंग, एस मतलब स्टैंडर्ड्स। सर कौन लाया इनको, क्या ये लाया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी लाई, नहीं, तो कौन लाया, ये लाया IAS। सर सेम ही तो लिख रहे हो, यहां पर भी IAS लिखा हुआ, यहां पर भी IAS लिखा हुआ, नहीं बेटा, ये लाए गए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सी की जगह लिखना है बी, सी से जस्ट पहले वाला लेटर, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया, कमेटी नहीं, बोर्ड बनाया गया। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए और उसको इश्यू किया। और एक आज के समय में 160 प्लस कंट्रीज इन IFRS को फॉलो करती है। तो क्या सर इंडिया में भी IFRS फॉलो हो रहे हैं, अभी बात करते हैं, पहले समझते हैं। जब IFRS लाए गए तो बहुत सारी कंट्रीज ने IFRS जो है ना वो एज इट इज अपनी कंट्री के अंदर अपना लिए। यूएसए ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, ब्रिटेन, वो इंग्लैंड ब्रिटेन से हो गया, ठीक है, सभी बहुत सारी यूरोप कंट्रीज ने, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने, साउथ अफ्रीका ने, बहुत सारी कंट्रीज ने इनको एज इट इज IFRS को यूज कर लिया अपनी कंपनीज की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। ओके जी, ठीक। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने बोला भैया हम IFRS बिल्कुल अपनी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल कर देंगे, पर हमको थोड़े से चेंजेस करने हैं हमारी कंट्री के हिसाब से। इसमें दो कंट्री निकल के आई बड़ी, एक है चाइना और एक है इंडिया। इन दोनों ने बोला भाई थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे इसमें अंदर, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, होंगे वही सारे IFRS हम यहां एप्लीकेबल करेंगे, बस कुछ नाम चेंज कर देंगे बस इनका। तो इंडिया वालों ने क्या किया गया कि भाई जो ये IFRS है इंडिया के अंदर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया। क्या कर दिया गया बताता हूं, देखो इंडिया के अंदर इन्होंने नाम चेंज करके किया IND, इंड AS, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बस इतना सा चेंज किया, इसको बोलते कन्वर्ज करना, ठीक है। तो कुछ यहां पर चेंजेस करके IFRS को इंडिया में यूज किया गया, नाम चेंज करके IFRS का हमने क्या कर दिया गया, इंड AS, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये किसने इशू किए इंडिया के अंदर, नाम चेंज वगैरह किसने किया, ICAI, यही इसने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। आई थिंक अभी 40 प्लस है ये। अब देखो हुआ क्या, समझ में आ गया सर, हाँ। आज के समय में अगर आपसे पूछे कोई कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है और सारी कंपनीज उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर अकाउंटिंग करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, तो वो है हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या इंडिया में भी IFRS यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बस उसका हमने नाम चेंज करके इंड AS कर दिया और थोड़ा बहुत चेंज और कर दिया, ठीक है। तो सर हमें यह समझ में आया कि अब जो है
पूरी दुनिया के अंदर ये यूज होते हैं जो आप कह रहे हैं ये वाले, ये जो बीच में बॉक्स है। तो सर इसका क्या हुआ, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है धीरे धीरे उनको खत्म किया जा रहा है, काफी हद तक खत्म कर दिए गए हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है 29+ थे, इसमें से बहुत सारे विड्रॉ कर दिए गए हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में इसको भी पूरा खत्म कर दिया जाएगा। वैसे भी आज के समय इंडिया के अंदर जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है पुराने वाले, ये केवल और केवल जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है यानी कि छोटी कंपनीज है उनमें ही एप्लीकेबल होती है। जो बड़ी कंपनीज है, लार्ज कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर, उनके लिए जो ये इंड एएस है यानी कि जो आईएफआरएस है उनको कंपलसरी कर दिया गया है कि भैया एप्लीकेबल कर दिया गया है कि भाई लिस्टेड कंपनी, लार्ज कंपनी को इंड एएस ही यूज करने पड़ेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली बोले तो आईएफआरएस ही यूज करने पड़ेंगे। तो आ गया समझ में? ओके जी। अब यहां पर एक चीज मैंने आपको और बताई कि सर एक तो मैंने बोला कि ये जो आईएफआरएस है, ठीक है, इस आईएफआरएस जो है, हाँ, उसका नाम चेंज करके इंडिया वालों ने क्या किया, आईएफआरएस का नाम चेंज करके क्या किया, इंडिया वालों ने इसका नाम चेंज करके कर दिया इंड एएस। सर इसके अलावा क्या चेंज किया, एक और चेंज किया, वो किया सीरीज नंबर। जैसे यहां पर जो आईएफआरएस है सीरियल नंबर जो है वो चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया मैं बताता हूं। जैसे यहां पर कोई आईएफआरएस है 1, तो हमने उसको कर दिया 101 इंड एएस। यहां पर कोई आईएफआरएस 2 तो हमने उसको कर दिया 102। यहां पर आईएफआरएस है 3 तो हमने उसको कर दिया 103। यहां 4 तो हमने कर दिया 104। तो एक तो आईएफआरएस का नाम चेंज करके हमने इंड एएस कर दिया और इसके अलावा जो इनकी सीरीज है वो भी चेंज कर दी। तो वो सीरीज क्या चेंज करी वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये देखिए, मैंने उसके लिए आपके लिए पीडीएफ ओपन कर रखा है। ये देखिए जो आईएफआरएस 1 है वो क्या है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हमने क्या किया, देखो इसका नाम चेंज करके इंडिया के अंदर हमने कर दिया, ऊपर है सॉरी, हमने कर दिया इसको इंड एएस 101, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां पर जो आईएफआरएस 2 है उसका नाम क्या, देखो शेयर बेस्ड पेमेंट। तो हमारे भी यहां पर शेयर बेस्ड पेमेंट है, ये देखो ये रहा शेयर बेस्ड पेमेंट। लेकिन हमने जो शेयर बेस्ड पेमेंट आईएफआरएस 2 था उसको इंड एएस क्या कर दिया 102, तो 2 को 102 कर दिया, यानी कि हमने 100 के बाद की सीरीज कंटिन्यू करी और उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे किया। कोई भी उठा के देख लो आप, ठीक है। जैसे इंड एएस हमारा 108 क्या है, ऑपरेटिंग सेगमेंट, और यहां पर आईएफआरएस 8 क्या है, ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है, प्रिंसिपल सेम है, केवल नाम चेंज किया, सीरीज चेंज कर दी और थोड़ा बहुत और कहीं चेंज कर दिया, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। चेंज किया ही नहीं है उनको, बस कन्वर्ज किया, मतलब थोड़ा बहुत किया है उसमें। ओके ठीक है, यस। इसके अलावा जाते जाते एक चीज मैं आपको और बता देता हूं लास्ट में, ये थोड़ा कंपैरिजन है। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो छोटे मोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल होते हैं, और हमारे जो इंड एएस है, जो इंटरनेशनल लेवल पर आईएफआरएस है, हमारे इंडिया में इंड एएस नाम दिया गया, वो लार्ज और लिस्टेड कंपनी पर होते हैं, और आईएफआरएस ग्लोबल लेवल पर है। बेस ये जो एएस है इंडियन गैप पर बेस्ड है। इंडियन एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस बोलते हैं इसको। ये जो इंड एएस है, हाँ, ये किसके ऊपर बेस्ड है, आईएफआरएस के ऊपर, बस इसको कन्वर्ज किया है हमने थोड़ा बहुत, है आईएफआरएस ही। और आईएफआरएस तो आईएफआरएस के ऊपर बेस्ड है। अप्रोच ये रूल बेस्ड है, ये प्रिंसिपल बेस्ड, ये प्रिंसिपल बेस्ड। इशू किसने किया इनको, आईसीआई ने। इसको इशू किसने किया, आईसीआई। इंडिया को आईसीआई और एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया। और आईएफआरएस को किसने इशू किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एएस रिगिड थे, फ्लेक्सिबल नहीं थे। इंडिया मोर फ्लेक्सिबल है, आईएफआरएस भी मोर फ्लेक्सिबल है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और सर आपने जो ये लिस्ट बताई है, क्या ये हमें याद करनी है? ये आपके सिलेबस में मुझे जहां तक पता है ये पूरे याद करने नहीं आपके, है ना, केवल नाम नाम एक बार पढ़ लेना और इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर याद करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें से जो भी आपके एप्लीकेबल हो, अब आईएफआरएस तो एप्लीकेबल होंगे नहीं, इंड एएस एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर आईएफआरएस को इंड एएस बोला जाता है। तो 101 कौन सा, 102 कौन सा, 103 कौन सा, ये आप याद कर सकते हो। इसके अलावा पुराने वाले जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको लगभग हटा दिया गया है,
ठीक है, और उनकी जगह हमारे इंडियस बना दिए गए हैं, तो उसकी लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे पता है बीकॉम के अंदर केवल इसका इंट्रोडक्शन है, या फिर स्पेसिफिकली कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर बोल दे तो वो हमको करना ही होगा। जैसे पुराने वाले जो हमारे एएस थे, ठीक है, अगर उसमें से कुछ हमारे होंगे तो वो हम करने होंगे। तो वो आप मुझे कैसे पता चलेगा? आप सिलेबस देखो अपना, तो आपको पता चलेगा, कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी 2 या 4, जैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 है वो काफी सारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होता है, इन्वेंट्रीज के ऊपर होता है। एएस 9 है वो भी कई बार होता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है शायद उसका नाम। तो कुछ एएस है जो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर फुल डिटेल में पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है, आपके अकाउंटिंग के सिलेबस में, तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर मैं जो है लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इस वीडियो को लाइक करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।